हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। ये अध्याय 23 है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रह गए, पहले इनको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपातकाल में जो प्रशासनिक संबंध है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 का जो संबंध है वह है राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकता है और इस स्थिति में राज्य विधानमंडल पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण के अधीन हो जाते हैं, यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है। तो राष्ट्रपति शासन का संबंध किस आर्टिकल से है? अनुच्छेद 356 से, याद रखिएगा। और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है और इस स्थिति में राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां यानी जो राज्यपाल या अन्य कार्यकारी की जो समस्त शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण की जा सकती हैं। और अनुच्छेद 360 का जो संबंध है आर्टिकल 360 का, वो है वित्तीय आपातकाल से। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राष्ट्रपति राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में, वित्तीय संबंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संघ और राज्यों के वित्तीय संबंधों के संबंध में संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 293 में व्यापक वर्णन किया गया है, जिसका मूल आधार भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों की जो वित्तीय हिस्सेदारी है इसको स्थायी रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण के विषय में सुझाव देता है। भारत में संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को निम्नलिखित आधारों में जो है विभाजित किया जा सकता है। ये जो आधार है, पहला संघ तथा राज्यों के मध्य कराधान शक्तियों का विभाजन, दूसरा संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण, तीसरा गैर कर राजस्व का वितरण। इसके बाद संघ तथा राज्यों के मध्य कराधान शक्तियों का जो विभाजन है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 265 में वर्णित है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा, यानी केवल कार्यपालिका के आदेश से ही कोई कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता, बल्कि विधायिका यानी संसद अथवा विधान मंडल के द्वारा पारित किसी अधिनियम के द्वारा ही लगाया जा सकता है। नोट में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 265 है, जो अनुच्छेद 265 है, इसमें जो प्रतिषेध किया गया है वह करों के लिए है। शुल्क तथा अर्थदंड आदि इसके अंतर्गत जो है नहीं आते हैं। और संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि कर और शुल्क एक दूसरे से अलग है। कर सामान्य व्यय भार का अंग है। वह लोक प्रयोजन के लिए अगर बात करें तो अधिरोपित किया जाता है, जबकि शुल्क का जो संबंध है वे निर्दिष्ट उद्देश्यों से होता है। 7वीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों में कर से संबंधित विषय भी शामिल है और इन करों का सामान्य परिचय देख लेते हैं। संघ सूची के जो कर हैं, संघ सूची में ऐसे 15 विषय दिए गए हैं जिन पर संसद विधि बना सकती है, और राज्य सूची के जो कर हैं, राज्य सूची में 20 विषय सम्मिलित हैं जिन पर कर लगाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। लेकिन इस सूची में केंद्र की अपेक्षा अधिक विषय जो शामिल हैं, इसमें होने वाली जो आय है उस संघ सूची में उल्लेखित करों से बहुत कम होती है। इसीलिए कुछ राज्य जो होते हैं वो पूर्णतः या आंशिक रूप से केंद्रीय अनुदानों पर आश्रित है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले संघीय कर के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो है आयकर, कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क यानी अल्कोहलिक पेय पदार्थों, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर निगम कर, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर संपदा शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर रेल, समुद्र या वायु मार्ग के द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के
सन व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प शुल्क समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर और माल के पारेषण पर कर, अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान और सेवाओं पर कर। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो जो नेक्स्ट है राज्य कर, इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य कर में भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब अफीम गांजा या अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, एंट्री टैक्स, विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापन पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, पथ कर या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय और रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिताओं यानी मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना इस पर कर, स्टाम्प शुल्क संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर और उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाले शुल्क शामिल नहीं है। याद रखिएगा। इसके बाद यदि राज्य चाहे तो यह अधिकार केंद्र सरकार को हस्तांतरित मतलब कि किया जा सकता है। तो राज्य चाहे तो यह अधिकार जो है केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर सकता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए तीसरा जो है समवर्ती सूची के जो कर हैं, समवर्ती सूची में करों से संबंधित 3 प्रविष्टियां हैं जो इस प्रकार है। पहला है मशीनी वाहनों पर कर, दूसरा न्यायिक स्टाम्पों से भिन्न स्टाम्प शुल्क पर तथा उपयुक्त विषयों से संबंधित शुल्क, किंतु इनमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। चौथा है अवशिष्ट शक्तियां। हमारे संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्रदान की गई है और यह शक्ति करों के अधिरोपण से संबंधित विषय पर भी लागू होती है। संसद ने समय समय पर कुछ ऐसे कर भी लगाए हैं जो उपयुक्त तीनों सूचियों में वर्णित नहीं है, जैसे उपहार कर, संपदा कर और व्यय कर आदि। और राज्यों की कराधान शक्ति पर जो नियंत्रण है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। याद रखिएगा। राज्यों को राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करने के बाद भी संविधान राज्यों पर कुछ नियंत्रण लगाता है। इन नियंत्रणों का उद्देश्य यही है कि केंद्र राज्य संबंधों तथा विभिन्न राज्यों के आपसी संबंध तनावपूर्ण न हो। संविधान में अनुच्छेद 276, 286, अनुच्छेद 287 और 288 में राज्यों पर ऐसे नियंत्रण लगाए गए हैं। अनुच्छेद 276 जो है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 276 इसके अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल राज्य सूची में दी गई शक्तियों के आधार पर करों से संबंधित कोई विधि उस राज्य के किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य प्राधिकारी के लाभ के लिए जो वृत्तियों, व्यापारों और आजीविकाओं या नियोजन के संबंध में है, इस आधार पर अविधि मान्य नहीं होगी कि वह संघ सूची में वर्णित आयकर से जो है वो संबंधित है। यह विधि तभी वैध होगी जब किसी एक व्यक्ति पर ऐसे सभी करों का दायित्व एक वर्ष में 2500 रुपए से अधिक नहीं होगा। दूसरा है अनुच्छेद 286। आर्टिकल 286 इस अनुच्छेद का जो संबंध है वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में जो है निर्बंधन से है और इसके अनुसार राज्य विधानमंडल समाचार पत्रों के अतिरिक्त शेष वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर लगा सकता है, परंतु इस संबंध में निम्नलिखित सीमाएं हैं। पहला, वह राज्य के बाहर होने वाले क्रय विक्रय पर कर आरोपित नहीं कर सकता है। दूसरा, यदि किसी वस्तु का भारत के द्वारा जो है आयात या निर्यात हो रहा है तो वह राज्य उस वस्तु पर कर नहीं लगा सकता है। तीसरा, यदि संसद ने किसी वस्तु को विधि के द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तु घोषित किया है तो उससे जुड़े उपबंध संसद के द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बात करें जो आर्टिकल 287 है, यह अनुच्छेद 287 जो है, यह अनुच्छेद राज्यों में बिजली की बिक्री, जो बिजली है, बिजली की बिक्री तथा उसके उपभोग पर राज्य विधानमंडल के द्वारा कर लगाने की शक्ति के विषय में सीमाएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 288 इस अनुच्छेद में बताया गया है कि यदि संसद विधि के द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के विनियमन या विकास के लिए प्राधिकरण की स्थापना करती है
तो वह प्राधिकरण है वह जल या विद्युत का संचालन, उत्पादन, उपभोग, वितरण या विक्रय करता है तो राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा उस पर कर लगा सकेगा। किंतु ऐसे विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने के बाद उसे राष्ट्रपति की अनुमति न मिल गई हो। याद रखिएगा। इसके बाद संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व का जो वितरण है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संघात्मक संविधान में जो संघात्मक संविधान है, संघात्मक संविधानों में कर राजस्व का वितरण एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों है? क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों राजस्व में अधिक से अधिक हिस्सेदारी चाहते हैं। जहां तक राज सूची के करों का प्रश्न है, उनके संबंध में कोई विवाद नहीं है। कर राजस्व के वितरण की जटिलता संघ सूची के करों से संबंधित है। संविधान का यह उपबंध जो संविधान यह उपबंध करता है कि संघ सूची के करों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण राजस्व केंद्र का नहीं होगा, बल्कि उसमें राज्यों की हिस्सेदारी भी होगी। देखिए, जो 80वां संविधान संशोधन 2000 जो है, 80वां संविधान संशोधन 2000 पारित होने से पहले केवल 2 कर ऐसे थे जो केंद्र और राज्यों के मध्य बांटे जाते थे। वो कर कौन कौन से थे? एक था आयकर, दूसरा था उत्पाद शुल्क। देखिए, 80वें यानी 80वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 270 की भाषा को पूरी तरह से बदल दिया गया, चेंज कर दिया गया और व्यवस्था कर दी गई कि अनुच्छेद 271 में वर्णित अधिभारों यानी सर चार्जेज तथा अनुच्छेद 268 और 269 में वर्णित करों को छोड़कर संघ सूची में निर्दिष्ट सभी करों तथा शुल्कों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा। 88वां संविधान संशोधन 2003 था। ये जो संविधान संशोधन था 88वां, इसमें भी कर राजस्व के दृष्टि से जो कह सकते हैं कि ये जो संविधान संशोधन था ये कर राजस्व के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया और तथा सर्विस टैक्स जो है सेवा कर, इसको संवैधानिक स्तर प्रदान कर दिया गया। और इन सभी संशोधनों के बाद वर्तमान में संघ सूची के विभिन्न करों से प्राप्त राजस्व का वितरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला, केंद्र के द्वारा लगाए जाने वाले किंतु राज्यों के द्वारा एकत्रित, यानी केंद्र के द्वारा लगाया जाता है लेकिन एकत्रित कौन करता है? राज्यों के द्वारा एकत्रित तथा प्रयोग किए जाने वाले करों की चर्चा अनुच्छेद 268 में की गई है। और इन करों से प्राप्त आय में केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है, लेकिन केंद्र के द्वारा ये कर लगाए जाते हैं लेकिन राज्य एकत्रित करता है और इसमें केंद्र का कोई हिस्सा नहीं होता है, परंतु इन करों से जो राशि संघ राज्य क्षेत्रों में एकत्रित होती है उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। वर्तमान में इस सूची में शामिल करों की संख्या 2 है। ये जो दो कर है, इन करों की जो संख्या 2 है, ये कौन कौन से हैं? पहला है संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क और दूसरा संघ सूची में वर्णित औषधियों और प्रसाधन उत्पादों पर लिए जाने वाला उत्पाद शुल्क। इसके बाद दूसरा अगर बात करें तो केंद्र के द्वारा लगाए जाने वाले केंद्र तथा राज्यों के द्वारा एकत्रित और प्रयुक्त किए जाने वाले करों की चर्चा। यानी इस बात को समझिएगा, जो कर है केंद्र के द्वारा लगाया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य दोनों एकत्रित करते हैं और अनुच्छेद 268 क में इसकी चर्चा की गई है। याद रखिएगा, 88 संविधान संशोधन 2003 था, इसके द्वारा यह जोड़ा गया था और इस सूची में केवल सर्विस टैक्स शामिल था। 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा अनुच्छेद 268 का लोप कर दिया गया है। केंद्र के द्वारा लगाए जाने और एकत्रित किए जाने वाले किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले जो कर हैं इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित भी किया जाता है लेकिन यह कर राज्य को सौंप दिया जाता है। ऐसे करों के विषय में अनुच्छेद 269 में प्रावधान किए गए हैं। इन करों की प्राप्तियां भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बल्कि वह राज्यों को सौंप दी जाती है। तो आर्टिकल 269 में जो प्रावधान किया गया है, इन करों की प्राप्तियां भारत के कंसोलिडेटेड फंड है इसका हिस्सा नहीं बनती, बल्कि वह राज्यों को सौंप दी जाती है। वर्तमान में इस सूची में 2 कर शामिल है। पहला, समाचार पत्रों को छोड़कर शेष वस्तुओं के अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले क्रय विक्रय पर कर। दूसरा, माल या सामान के अंतरराज्यीय पारेषण पर कर। देखिए, चौथा है अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तु एवं सेवा कर का लगाया जाना और संग्रहण।
यानी 101वां जो संविधान संशोधन 2016 था, इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 269 क जोड़ा गया और इस अनुच्छेद के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य में वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार के द्वारा लगाया और संग्रहित किया जाएगा और इस कर से प्राप्त आय का विभाजन संघ और राज्यों के बीच वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाएगा। 5वां, केंद्र के द्वारा लगाए जाने तथा एकत्रित किए जाने वाले किंतु केंद्र और राज्यों में बांटे जाने वाले करों की चर्चा अनुच्छेद 270 में की गई है। केंद्र के द्वारा लगाया जाना और एकत्रित किए जाना, लेकिन केंद्र और राज्यों, केंद्र लगाता भी है, एकत्रित भी करता है, लेकिन केंद्र और राज्यों में इस कर को जो है बांटा जाता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 270 में की गई है। इन करों को अधिरोपित और एकत्रित करने की उत्तरदायित्व केंद्र को मतलब की है और इनसे प्राप्त आय केंद्र और राज्यों में बांटी जाती है। 80वें संविधान संशोधन के पहले इस सूची में केवल 2 कर थे, आयकर और उत्पाद शुल्क, किंतु नई व्यवस्था के अनुसार अगर बात करें तो कुछ अपवादों को छोड़कर संघ सूची के सभी कर केंद्र और राज्यों में विभाजित होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद सरचार्ज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सरचार्ज क्या है? तो देखिए, अधिभार केंद्र के प्रयोजन के लिए जो अधिभार है, सरचार्ज जो है, तो केंद्र के प्रयोजन के लिए सरचार्ज की व्यवस्था अनुच्छेद 271 के अधीन है। इसमें कहा गया है कि संसद अनुच्छेद 269 तथा 270 में निर्दिष्ट करों में से किसी पर केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए अधिभार यानी सरचार्ज जो है वो लगा सकेगी तथा ऐसे, याद रखिएगा, तथा ऐसे अधिकारों की संपूर्ण प्राप्तियां भारत के संचित निधि का भाग होगी। परंतु 101वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान बदल दिया गया है। अब अधिभार में राज्यों की जो है हिस्सेदारी होगी वित्त आयोग के अनुशंसाओं के आधार पर। इसके बाद गैर कर राजस्व का जो वितरण है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कर राजस्व की तरह गैर कर राजस्व का वितरण भी 7वीं अनुसूची के आधार पर होता है। केंद्र और राज्य सरकारों, जो केंद्र और राज्य सरकार है, इन राज्य सरकारों संघ सूची और राज्य सूची में निर्दिष्ट विषयों पर अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं और उनके बदले शुल्क यानी फीस आदि प्राप्त करती हैं। केंद्र की गैर कर राजस्व आय के मुख्य स्रोतों में डाक तार, ठीक है, डाक तार, संचार व प्रसारण, बैंकिंग, रेलवे सिक्के तथा मुद्रा, ठीक है, केंद्र के सार्वजनिक उपक्रम आदि शामिल हैं, जबकि राज्यों की गैर कर राजस्व आय के स्रोतों में सिंचाई, वन, मत्स्य पालन और राज्य के सार्वजनिक उपक्रम आदि शामिल हैं। राज्यों को सहायता अनुदान के बारे में जो है ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो अनुदान है विधिक अनुदान। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान कर सकती है। सहायता अनुदानों के द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच विद्यमान संसाधनों की असमानताओं को घटाया जाता है और इसके अंतर्गत किसी राज्य को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उन्नत करने के लिए भी भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान दिया जा सकता है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान समान और विशेष में अगर बात करें तो अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो है दिया जाता है। इसके बाद विवेकाधीन जो अनुदान है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जो विवेकाधीन अनुदान है, इन अनुदानों की चर्चा अनुच्छेद 282 में की गई है। ठीक है, जो विवेकाधीन अनुदान है इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 282 में। ऐसे अनुदान प्रदान करने की जो शक्ति है केंद्र के साथ साथ राज्यों के पास भी है। यह अनुदान विवेकाधीन है, यानी केंद्र और राज्य सरकार है, इन्हें देने का निर्णय अपने विवेक से जो है मतलब कि करना होता है। इनका अपना विवेकाधीन अधिकार है, परंतु यह अनुदान लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए। जैसे के लिए अगर बात करें तो जैसे कि केंद्र सरकार राज्य की स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं को ऐसा अनुदान दे सकती है। राज्य सरकारें भी केंद्रीय संस्था को ऐसा अनुदान दे सकती है। कभी कभी कुछ राज्य सरकार या अन्य राज्य सरकारों को विशेषतः भूकंप, बाढ़ या सुनामी जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भी यह अनुदान दे सकती है। इसके बाद वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में एक वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है
और यह निम्नलिखित विषयों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। यह जो विषय है याद रखिएगा। पहला है केंद्र और राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण और ऐसी प्राप्तियों में राज्यों के बीच हिस्सेदारी के निर्धारण करने में। दूसरा, वे सिद्धांत जिनके अंतर्गत राज्यों को केंद्र यानी भारत के संचित निधि से आर्थिक अनुदान प्राप्त होता है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के आय स्रोतों की वृद्धि के लिए राज्य की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। ठीक है, तो जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, ये किस प्रकार का निकाय है? तो अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में यह एक वित्त आयोग जो है मतलब इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 280 में। अनुच्छेद 287 के संदर्भ में अगर बात करें, आर्टिकल 287 के संदर्भ में, तो राज्यों को भारत सरकार के प्रयोग के लिए दी गई या रेलवे के निर्माण करने या चलाने के लिए उपयोग की गई बिजली पर कर लगाने का निषेध करता है। आयोग एवं समितियां, आयोग एवं कमीशन एंड कमिटीज, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आयोग एवं जो समितियां हैं, भारत में जब तक केंद्र और राज्य स्तरों पर एक ही दल यानी कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्र राज्य संबंध सौहार्दपूर्ण थे, किंतु केंद्र और राज्यों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें गठित होने पर उनके मध्य संबंध जो है, उनके बीच संबंधों का कह सकते हैं कि तनाव आ गया, उनके संबंध तनावपूर्ण हो गए और राज्यों के द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार करने और राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की मांग उठाई जाने लगी। अतः केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग और समितियों का गठन किया गया, जिनका संक्षिप्त विवरण आप देख सकते हैं। पहला है प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग सन 1966 में केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया और इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एमसी सितलवाड़ के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? एमसी सितलवाड़ के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट सन 1969 में केंद्र सरकार को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए प्रमुख अनुशंसाएं की गई। यह अनुशंसाएं क्या है? पहला, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, पहला अनुशंसा था। दूसरा, राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में लंबा अनुभव रहा हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अनुशंसाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद तीसरा जो अनुशंसा थी वो राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन और नेक्स्ट, राज्यों को ज्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित किए जाएं ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे और उनके अनुरोध पर अन्यथा विशेष परिस्थितियों में ही राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती हो। राज्यों की विधायी शक्तियों पर केंद्र का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए तथा कुछ अन्य विषयों पर राज्यों को विधायी शक्तियां मिलनी चाहिए। ये थी प्रशासनिक सुधार आयोग यानी एमसी सितलवाड़ के नेतृत्व में जो मतलब कि कमीशन गठित हुआ था, इनकी अनुशंसाएं थी। इसके बाद सितलवाड़ समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कब 1966 से 69 के बीच प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन और इस पर सुझाव देने के लिए एमसी सितलवाड़ की अध्यक्षता में 1966 में एक समिति नियुक्त की। समिति ने संविधान में संशोधन के लिए बिना राज्यों को जो है अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की संस्तुति की। इसके बाद राजमन्नार समिति, इस समिति को तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जो है सुझाव देने के लिए गठित की थी। और इस समिति के अन्य सदस्य जो थे, इनका नाम याद रखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार और पी.सी. चंद्रा रेड्डी। इसके बाद राजमन्नार समिति के जो प्रमुख सुझाव हैं इसके बारे में देख लेते हैं, इनकी क्या क्या सुझाव थी। राजमन्नार समिति के जो प्रमुख सुझाव हैं, अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर दिए जाने चाहिए या उन पर विधि बनाने की शक्ति राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए। दूसरा सुझाव था, एक अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। वित्त आयोग को एक अस्थायी निकाय बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 356, 357 और 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। अनुच्छेद 249 को निरसित किया जाना चाहिए। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज मंत्री परिषद के पद धारित करने प्रावधान संबंधी समाप्त कर दिया जाए।
और संघ सूची एवं समवर्ती सूची के कुछ विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित कर दिया जाए। ये था मतलब कि इस समिति के अनुशंसाएं, किसकी? राजमन्नार समिति के प्रमुख सुझाव। इसके बाद एक नोट है, इसको ध्यान में रखिएगा, केंद्र सरकार ने राजमन्नार समिति के सिफारिशों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आनंदपुर शाही प्रस्ताव, आनंदपुर जो शाही प्रस्ताव है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1973 में अकाली दल ने केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े आनंदपुर शाही प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को वैदेशिक संबंध, प्रतिरक्षा, रेलवे, मुद्रा और संचार तक सीमित रखने की मांग की गई। इन मांगों के संदर्भ में ही मार्च 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया। ठीक है, तो सरकारी आयोग का गठन किया गया 1983 में, मार्च 1983 में। इसके बाद पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1977 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को एक स्मृति पत्र भेजा। ठीक है, एक स्मृति पत्र भेजा जिसमें संविधान में अनेक संशोधन की मांग करते हुए राज्यों की स्वायत्तता में वृद्धि की बात की गई। इसके बाद सरकारिया जो आयोग है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के जो अन्य सदस्य थे, ये सदस्य जो है शिवरमन थे और SR सेन थे। इस समिति ने 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी, जो जनवरी 1988 में प्रकाशित की गई। और इस रिपोर्ट में आयोग के द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाएं निम्नलिखित थी। पहला, केंद्र राज्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में कोई संशोधन न तो उचित है और न ही आवश्यक। देश की एकता और अखंडता के लिए शक्तिशाली केंद्र अनिवार्य है। इसके बाद केंद्र राज्य संबंधों में सुधार लाने के लिए अनुच्छेद 263 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का अस्थायी रूप से गठन किया जाना चाहिए, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हों। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में जो है लागू किया जाना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और कार्यकाल में बीच में इनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जो है इनको बीच में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 155 में संशोधन कर राज्यपालों की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना अनिवार्य होना चाहिए। तो इसके बाद अगर बात करें तो जो यह समिति था, इसने कहा कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है इसको अंतिम विकल्प के रूप में लागू होना चाहिए और राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और कार्यकाल में बीच में इनका जो है ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 155 में संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किए जाना अनिवार्य होना चाहिए। और केंद्र तथा राज्यों के बीच निगम कर, आयकर और उत्पाद शुल्क से जो उत्पाद शुल्क है, तो केंद्र और राज्यों के बीच निगम कर, आयकर और उत्पाद शुल्क के उचित बंटवारे के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। यानी जो हमारा संविधान है इसमें रिफॉर्म करना चाहिए। किसके लिए? निगम कर, आयकर और उत्पाद शुल्क के उचित बंटवारे के लिए। किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच। तो इसमें इसके लिए संविधान में संशोधन जो है कर दिया जाना चाहिए। योजना आयोग को स्वायत्त शासी संस्था बनाया जाना चाहिए। जो योजना आयोग है इसको किस प्रकार का संस्था बनाया जाना चाहिए? स्वायत्त शासी संस्था, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम को परिवर्तित करके इसका नाम राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद करना चाहिए तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, जिससे यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक स्तर की सर्वोच्च संस्था हो सके। समवर्ती सूची पर विधि बनाने के पूर्व केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेजेस फॉर्मूला को सभी राज्यों में लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। इंजीनियरिंग, चिकित्सा और शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में उनकी इच्छा का ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्यों को ऋण देने की पद्धति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा राजस्व में राज्यों के भाग को बढ़ाया जाना चाहिए। राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने में केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए, यानी यह उपबंध हो कि केंद्र राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है। तो कहने का मतलब कि राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने में केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होना चाहिए। यथार्थ अगर बात करें तो
मतलब कि यह है कि यह उपबंध हो, यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि केंद्र राज्य सरकार के इच्छा के विरुद्ध भी, जो केंद्र है राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध भी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकता है। इसके बाद पुंछी आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सरकारी आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद भारत की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में हुए व्यापक परिवर्तन को देखते हुए केंद्र राज्य संबंधों का जो केंद्र राज्य संबंध है, इस पर पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 27 अप्रैल 2007 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय ये 4 सदस्यीय जो मतलब कि कमीशन था, इसमें जो सदस्य थे विनोद कुमार दुग्गल, धीरेन्द्र सिंह व एन.आर. माधव मेनन, ये 3 सदस्य थे। तो विनोद कुमार दुग्गल, धीरेन्द्र सिंह और एन.आर. माधव मेनन, इन 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया और 31 मार्च 2010 को आयोग ने अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया। देखिए, पुंछी आयोग की जो प्रमुख अनुशंसा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर बने कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर संसद में विधेयक प्रस्तुत करने से पहले केंद्र और राज्यों के बीच व्यापक सहमति बने। राज्यपालों के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित होना चाहिए और उनकी पदच्युति केवल केंद्र सरकार के इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित वही प्रक्रिया राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा हटाने में प्रयुक्त होनी चाहिए। किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल को इस बारे में 6 माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए कि वह इस पर सहमति दे या राष्ट्रपति के विचारार्थ इसे सुरक्षित रखे। राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने या अन्य वैधानिक पद धारण करने की परंपरा का अंत होना चाहिए। उनकी भूमिका केवल संवैधानिक प्रावधानों तक सीमित होनी चाहिए। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। एक सशक्त अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों में कार्यकाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करना चाहिए। चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता, इसके बारे में देख लेते हैं। 13 सितंबर 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लगभग 1 लाख चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने का निर्णय लिया। ये सभी शरणार्थी लगभग 5 दशक पूर्व तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, यहां से भारत आए थे। ठीक है, देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ये रह रहे थे और इनमें अधिकांश शरणार्थी अरुणाचल प्रदेश में निवास कर रहे थे। ठीक है, और अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने 2015 में चकमा और हाजोंग शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का आदेश दिया था। इसके बाद भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020, इसके बारे में देख लेते हैं। याद रखिएगा, जनवरी 2021 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा 26वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया, 26वां। और इस वर्ष इस सूचकांक में कुल 180 देश, ठीक है, कुल 180 देशों या क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई है और जिसमें भारत को 86वें स्थान प्रदान किया गया है। इस सूचकांक में डेनमार्क व न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पे हैं, 1 नंबर पे हैं। इस सूचकांक में सोमालिया और दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर है। ठीक है, राष्ट्रीय विधि दिवस पर सम्मेलन, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 25 से 26 नवंबर 2017 के मध्य विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि दिवस पर जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था न्याय वितरण में देरी से निपटने के लिए ढांचागत सुधार और न्यायिक शक्तियों का दायरा और न्यायिक सक्रियतावाद, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, टेली लॉ प्रणाली की शुभारंभ। इससे पहले यहां पे कुछ फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के जो प्रमुख कारण है वो क्या क्या है? तो केंद्र राज्य संबंधों के तनाव के जो प्रमुख कारण है, संविधान लागू होने के समय से भारत की राजनीति में केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण की शक्तियों में टकराव होता रहा है और इसी टकराव के परिणाम स्वरूप केंद्र और राज्य संबंध भी बदलते रहे हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों में प्राय टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं। पहला, राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनकी भूमिका, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग, केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, अखिल भारतीय सेवाएं,
राष्ट्र सूची के विषयों पर केंद्र का हस्तक्षेप, राज्यों में केंद्रीय बलों की तैनाती, योजना आयोग, अब इसका नाम जो है नीति आयोग ने ले लिया है। अब इसका जो नाम है क्या है, योजना आयोग का अब नाम नीति आयोग ने मतलब कि इसका स्थान ले लिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है टेली लाभ प्रणाली का जो शुभारंभ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। 11 जून 2017 को याद रखिए 11 जून 2017 को समाज के उपेक्षित समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को सुगमता से, उपेक्षित यानी मतलब कि दबके लोग, तो उपेक्षित जो कि इन मतलब कि बहुत सुविधाओं से जो वंचित हैं, जो मतलब कि गरीबी रेखा में जी रहे हैं, जिनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो 2017 को समाज के उपेक्षित समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक को सुगमता से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा टेली लॉ सेवा का जो है शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से विधि और न्याय मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेंगे। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के उपेक्षित समुदायों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। गैर लाभकारी संस्थान सामाजिक प्रगति इंपरेटिव के द्वारा 21 सितंबर 2019 को सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019 प्रकाशित किया गया। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2019 में 149 देशों को 50 संकेतकों के आधार पर जो है रैंकिंग प्रदान की गई है। नॉर्वे, याद रखिए, नॉर्वे वर्ष 2019 में सूचकांक के सभी घटकों पर बेहतर प्रदर्शन के कारण वैश्विक स्तर पर 90.95 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। डेनमार्क व स्विट्जरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पे है। तो याद रखिएगा, जो नॉर्वे है 2019 में सूचकांक के सभी घटकों पर बेहतर प्रदर्शन के कारण ये वैश्विक स्तर पर कितने अंकों के साथ शीर्ष स्थान पे है, तो 90.95 अंकों के साथ। और डेनमार्क तथा स्विट्जरलैंड दूसरे तीसरे स्थान पे है। डेनमार्क दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पे, पहले स्थान पे नॉर्वे है। भारत 59.10 अंकों के साथ 103वें स्थान पर है। तो भारत को इसमें कौन सा स्थान दिया गया है, 103। भारत को इस सूचकांक में निम्न मध्य सामाजिक प्रगति वाले देशों के समूह में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो है अगर बात करें तो देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, जो संघ राज्य संबंध है भाग 11-12 अनुच्छेद 245 से 293 के बीच, तो जो संबंध है संघ और राज्यों के मध्य, इसके बारे में यहां पे जो है पूरी तरह एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। जैसे विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले विधायी संबंध के बारे में चर्चा करेंगे बारी बारी से। विधायी, इसके बाद प्रशासनिक और इसके बाद वित्तीय संबंध। तो संघ राज्य संबंध का जो विधायी संबंध है, अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार, अनुच्छेद 246 संसद और जो आर्टिकल 246 है, इसका संबंध जो है संसद और राज्य विधायिका के द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून, अनुच्छेद 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन के लिए संसद की शक्ति, ये सभी जो है संघ राज्य संबंध के संदर्भ में विधायी संबंध जो दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो आर्टिकल 249 संसद के द्वारा राष्ट्र हित में राष्ट्र सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण के लिए राज्यसभा के द्वारा पहल, अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राष्ट्र सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद के द्वारा निर्मित विधि के अंतर्गत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता, अनुच्छेद 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनके सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना। आर्टिकल 253 जो आर्टिकल 253 है, यह अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति देता है। अनुच्छेद 254 संसद के द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधान मंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद के द्वारा बनाई गई विधि जो है प्रभावी होगा, मतलब कि ये ज्यादा इससे मतलब कि प्रभावी रूप से जो है लागू किया जाएगा। अगर बात करें तो जो आर्टिकल 254 है, जो 254 है, इसमें जो बात कही गई है कि संसद के द्वारा जो बनाई गई विधि है, अगर राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि से मतलब कि असंगत की स्थिति में आ जाता है, तो संसद के द्वारा जो बनाई गई विधि है वो अधिक रूप से प्रभावी होगा। अनुच्छेद 255
अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो संघ राज्य जो संबंध है, इसका जो प्रशासनिक संबंध है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 256 में संसद के द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को जो है सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाना, यानी संघ और राष्ट्र सूची की बाध्यता। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए जो है प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय या सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। और अनुच्छेद 258 में कुछ मामलों में संघ के द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का जो अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 258 राज्य के द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति पावर। और अनुच्छेद 260 जो है भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। और इसके बाद जो केंद्र राज्य संबंध है, इसके जो वित्तीय संबंध है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं, ये इसके बारे में जो है अनुच्छेद 265 जो है इसका संबंध इसी के बारे में है। किसके बारे में? तो विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं होगा। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखा के संबंध में दिया गया है 266 में। 267 में आकस्मिकता निधि से संबंधित है। और 268 केंद्र के द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों के द्वारा एकत्रित और विनियोजित कर के बारे में। अनुच्छेद 270 में संघ के द्वारा लगाए गए और संग्रहित के मतलब कि जो आर्टिकल 270 है, इसमें जो प्रावधान है कि संघ के द्वारा लगाए गए और संग्रहित लेकिन संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले जो कर हैं, इसका संबंध इसी से है। आर्टिकल 271 का संबंध कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र के द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार से है। अनुच्छेद 274 का जो संबंध है राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। अनुच्छेद 275 का संबंध कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 का संबंध राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 281 का संबंध वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। अनुच्छेद 283 का जो संबंध है संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 258 का जो संबंध है संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 का जो संबंध है वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 का जो संबंध है विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 का संबंध है पानी और बिजली के संबंध में राज्यों के द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। ठीक है। और अनुच्छेद 289 का जो संबंध है राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। और 292 का संबंध भारत सरकार के द्वारा उधार से है। और आर्टिकल 293 का संबंध राज्य के द्वारा उधार से है। तो देखिए जो संघ राज्य संबंध है, जिसके विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और जो वित्तीय संबंध है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो है आप एक दो बार इसको जो है मतलब कि रिवीजन कर लीजिएगा, आपको मतलब ध्यान में रहेगा। और कहीं भी अगर आपको इससे संबंधित कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप ऑप्शन देखकर जो है क्लिक कर पाइएगा। तो रिवीजन करते रहिए। और पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में जो है मतलब कि इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है महान्यायवादी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।